आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि असल में अमीर बनते कैसे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है, और सच कहूं तो मुझे भी यही लगता था, कि इसका राज बस सही स्टॉक या म्यूचुअल फंड चुनने में है। लेकिन हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो इस पूरी सोच को ही पलट देती है। वो कहती है कि अमीर बनना इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या खरीदना है, बल्कि इस पर कि किस क्रम में खरीदना है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह की 5 कदमों वाली सीढ़ी है, और ज्यादातर लोग सीधे 5वें कदम पर कूदने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। हाँ, और गिर जाते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी को पहले कदम से समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये नजरिया इसलिए इतना दमदार है क्योंकि ये नींव बनाने पर जोर देता है। सोचिए, कोई भी सीधा 10वीं मंजिल नहीं बनाता। पहले जमीन खोदी जाती है, नींव भरी जाती है, फिर पहली मंजिल बनती है। दौलत बनाने का भी वो यही उसूल है। सही। ये ढांचा हमें सिखाता है कि पहले एक मजबूत आधार कैसे बनाया जाए ताकि उसके ऊपर जो भी बने वो टिकाऊ हो। ठीक है, तो पहला कदम ये सुनकर मतलब थोड़ा अजीब लगता है। ये कोई स्टॉक, बॉन्ड या प्रॉपर्टी नहीं है। पहला कदम है समय खरीदना। ये क्या बात हुई? मतलब समय कैसे खरीदा जा सकता है? ये सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला कदम है। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रख रखाव यानी मेंटेनेंस मोड में जीते हैं। मेंटेनेंस मोड? हाँ, मतलब सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, खाना बनाओ, बिल भरो, सो जाओ। उनके पास सोचने, कुछ नया बनाने या सीखने के लिए दिमागी और असल समय होता ही नहीं है। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जैक्टली। या हमारे सोर्स में एक बहुत ही कमाल की लाइन लिखी है। हाँ, वो वाली। गरीब लोग हैसियत दिखाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास लोग आराम खरीदने के लिए, और अमीर लोग लेवरेज खरीदने के लिए। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा फर्क है। पर ये लेवरेज शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है यहाँ? लेवरेज का सीधा सा मतलब है कम मेहनत से ज्यादा नतीजा पाना। जैसे एक पेचकस आपको हाथ के मुकाबले ज्यादा आसानी से पेच कसने की ताकत देता है, वो एक लीवरेज है। उसी तरह समय एक ऐसा लीवरेज है जो आपकी हर कोशिश के नतीजे को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा। जब आपके पास बिना किसी रुकावट के सोचने और काम करने के लिए दिन में 2-3 घंटे होते हैं, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको सालों तक फायदा दे। सही बात है। वो व्यक्ति जो 5 साल तक बस बिजी रहता है, उस व्यक्ति से हमेशा पीछे रह जाएगा जो हर रोज सिर्फ 2 घंटे फोकस के साथ काम करता है। लेकिन जब हम समय खरीदने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है? जैसे किराने का सामान ऑनलाइन मंगवाना या खाना बाहर से ऑर्डर करना, ये तो महंगा पड़ता है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसे खर्च की तरह नहीं, निवेश की तरह देखना होगा। आप पैसा नहीं बल्कि अपने जीवन के घंटे वापस खरीद रहे हैं। अपने घंटे वापस खरीद रहे हैं। मान लीजिए किराने का सामान लाने जाने में आपका 1 घंटा लगता है और ऑनलाइन ऑर्डर करने में 100 रुपए ज्यादा लगते हैं। हाँ। अगर उस 1 घंटे में आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप 500 रुपए कमा सकें या कुछ नया सीख सकें, तो ये 100 रुपए का खर्च एक बहुत ही समझदारी वाला निवेश है। अच्छा, तो ये ROI वाला मामला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और समय खरीदने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। इसका मतलब उन एप्स और नोटिफिकेशन से छुटकारा पाना भी है जो आपका ध्यान भटकाते हैं। अपने बिल ऑटो पे पर लगाना ताकि आपको उन्हें याद ना रखना पड़े। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपको हर हफ्ते कई घंटे वापस दिला सकते हैं। इस सोर्स में एक लिटमस टेस्ट भी दिया गया है कि अगर कोई अपने भविष्य को बनाने के लिए, मतलब कुछ नया सीखने या बनाने के लिए हर हफ्ते लगातार 10-15 घंटे नहीं निकाल पा रहा है, तो उसे बेहतर निवेश की नहीं बल्कि पहले समय खरीदने की जरूरत है। ये बात सोचने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास बीज बोने का ही समय नहीं है तो फसल की उम्मीद कैसे कर सकते? अच्छा, तो मान लेते हैं कि हमने कुछ समय खरीद लिया। अब हमारे पास हर हफ्ते 10-15 घंटे खाली हैं। लेकिन खाली समय से क्या होगा अगर उस समय में करने के लिए कुछ ऐसा ना हो जिससे आमदनी बढ़े? मेरे ख्याल से अगला कदम इसी से जुड़ा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कदम अभी भी निवेश करना नहीं है। अभी भी नहीं? अभी भी नहीं। दूसरा कदम है एक उच्च आय वाला कौशल यानी हाई इनकम स्किल खरीदना। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। निवेश पैसा बनाता नहीं है, वो सिर्फ पहले से मौजूद पैसे को कई गुना बढ़ाता है। मतलब अगर आपके पास गुणा करने के लिए कुछ खास है ही नहीं तो नतीजा भी कुछ खास नहीं होगा। जैसे सोर्स में उदाहरण दिया है कि 75,000 रुपए पर 10% का रिटर्न साल का सिर्फ 7,500 होता है। और उससे जिंदगी नहीं बदलती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग छोटी संख्याओं के जाल में फंस जाते हैं।
वे अपनी औसत तनख्वाह से हर महीने 5,000 या 10,000 बचाने की कोशिश करते हैं और उसे निवेश करते हैं। कुछ सालों बाद जब वे देखते हैं कि कुछ खास पैसा नहीं बना, तो उन्हें लगता है कि निवेश काम ही नहीं करता। जबकि असलियत ये है कि उनका शुरुआती पैसा ही इतना कम था कि उसका नतीजा भी छोटा ही दिख रहा है। असली दौलत निवेश से नहीं, बल्कि उस सरप्लस से बनती है जो आप अपनी कमाई और खर्चों के बीच पैदा करते हैं। लेकिन एक नया कौशल सीखने में तो सालों लग सकते हैं और पैसे भी बहुत लगते हैं। कोर्स महंगे होते हैं, समय लगता है। क्या ये उन लोगों के लिए मुमकिन है जो पहले से ही आर्थिक तंगी में हैं? ये एक वाजिब सवाल है। जब हम हाई इनकम स्किल कहते हैं तो हमारा मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनने से नहीं है जिसमें सालों लगते हैं। यहाँ 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला, ये कौशल सीधे कंपनी के रेवेन्यू से जुड़ा होना चाहिए। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग या डील करना। आप पैसे के जितना करीब काम करेंगे, आपकी अपनी कमाई उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, ये आपके घंटों के हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आपको काम के नतीजों के लिए पैसा मिले, ना कि सिर्फ समय बिताने के लिए। और तीसरा, बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहे। और कौशल खरीदना का मतलब सिर्फ महंगा कोर्स करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है किताबें खरीदना, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए उसे भुगतान करना या छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अनुभव हासिल करना। लक्ष्य बस एक है, अपनी प्रति घंटे की कमाई को इतना बढ़ाना कि आपके पास हर महीने एक अच्छा खासा सरप्लस बचने लगे। दौलत की कहानी इसी सरप्लस से शुरू होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास समय भी है और एक ऐसा कौशल भी है जिससे अच्छी खासी कमाई हो रही है। अब तो पक्का निवेश का नंबर आएगा। अभी भी नहीं। क्या? अभी भी नहीं? एक और कदम है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, और ये वो कदम है जिसे 99% प्रतिभाशाली लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा कदम है वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, खरीदना। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? सोर्स में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। दुनिया में 2 तरह के कंगाल लोग हैं। एक, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, और दूसरे, जिनके पास हुनर तो है पर उसके बारे में कोई जानता नहीं। ओहो। और दूसरा वाला समूह ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि वे काबिल होकर भी मौके से चूक जाते हैं। इसका सार ये है, प्रतिभा को इनाम नहीं मिलता, पहुंच को मिलता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रतिभा को इनाम नहीं मिलता, पहुंच को मिलता है। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर कर देती है। कितने ही काबिल लोग होंगे जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि कोई उन्हें जानता नहीं। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो अवसर आपके पास लेकर आए, बजाय इसके कि आप काम की तलाश में निकलें। एग्जैक्टली। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं। एक अपने घर पर बैठकर काम मिलने का इंतजार करता है, दूसरा हर हफ्ते डिजाइनिंग की टिप्स पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर YouTube पर डालता है। धीरे धीरे उसके चैनल पर लोग जुड़ने लगते हैं। अब क्या होगा? जिसे भी डिजाइनर की जरूरत होगी, वो पहले किसे ढूंढेगा? जिसके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अफसर खुद उछलकर उसके पास आएगा। ये एक ब्लॉग हो सकता है, एक न्यूज़लेटर या सोशल मीडिया, कुछ भी। सोशल मीडिया पर एक मजबूत प्रोफाइल, कुछ भी चलेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है मूल्य निर्धारण की शक्ति, यानी प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर? हाँ, जब आपको कोई नहीं जानता और आपको एक क्लाइंट मिलता है, तो आप कोई भी कीमत लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप उस काम को खोना नहीं चाहते। लेकिन जब आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, तो हर महीने कई लोग आपके पास काम के लिए आते हैं। अब आपके पास चुनने का विकल्प है, आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको हर किसी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ सही लोगों के साथ काम करने की जरूरत है। ये आपको सौदेबाजी की मेज पर ताकत देता है। अब समझ आया। तो हमारे पास समय है, एक कमाऊ कौशल है और लोगों तक पहुंचने का एक जरिया भी है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां शायद असली पैसा बनना शुरू होता है। चौथी खरीद है एक कैश फ्लो मशीन। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। ये कैश फ्लो मशीन आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके एक बार के प्रयास को बार बार आने वाली आय में बदल दे। एक बार का प्रयास, बार बार आने वाली आय। हाँ, आप इसे एक बार बनाते हैं और ये आपके लिए लगातार पैसा बनाता रहता है। इसको उस वीडियो एडिटर के उदाहरण से समझते हैं जो हमने पहले लिया था।
अगर वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग क्लाइंट ढूंढता है तो ये एक जॉब है। हाँ, एक फ्रीलांस जॉब। लेकिन अगर वो एक पैकेज बना दे, महीने के 4 YouTube वीडियो की एडिटिंग एक तय कीमत पर, और ऐसे 10 क्लाइंट्स को साइन कर ले, तो ये एक कैश फ्लो मशीन बन जाती है। अच्छा, मतलब आमदनी हर महीने लगभग पक्की हो जाती है। आपको हर पहली तारीख को 0 से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। यहाँ मुख्य नियम है स्थिर, अनुमानित और दोहराने योग्य। इसीलिए मासिक रिटेनर या सब्सक्रिप्शन मॉडल इतने शक्तिशाली होते हैं। जब आपको पता होता है कि अगले महीने कितना पैसा आने वाला है, तो आप बेहतर योजना बना सकते हैं, अपने साथ मदद के लिए किसी को रख सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। हाँ, जब आय अनियमित होती है तो आप हमेशा एक डर में जीते हैं। यही वो बिंदु है जहां एक व्यक्ति की सोच कर्मचारी से बदलकर एक बिजनेस के मालिक की तरह हो जाती है। सही। अब उसका लक्ष्य सिर्फ गुजारा करना नहीं, बल्कि अपने खर्चों को पूरा करने के बाद एक बड़ा सरप्लस बनाना है। और यही सरप्लस हमारी सीढ़ी के आखिरी कदम का ईंधन बनेगा। तो अब जाकर हम निवेश पर पहुंचे हैं, 5वें और आखिरी कदम पर। ज्यादातर लोग तो यहीं से शुरू करने की सलाह देते हैं। क्या इस सोर्स का मानना है कि वो सब गलत हैं? वो गलत नहीं है, बस उनका क्रम गलत है। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमारे पास निवेश करने के लिए एक बड़ा सरप्लस है, जो हमारी कैश फ्लो मशीन से आ रहा है। अब हम 5,000 महीने का निवेश नहीं कर रहे, बल्कि शायद 50,000 या 1 लाख महीने का कर रहे हैं। अब जब इस बड़ी रकम पर 10% का रिटर्न मिलेगा, तो वो सच में असर डालेगा। बात तो सही है। निवेश का असली काम दौलत बनाना नहीं, बल्कि बनी हुई दौलत को मुद्रास्फीति से बचाना और उसे तेजी से बढ़ाना है। और ये काम तभी होता है जब आपके पास निवेश करने के लिए एक बड़ी रकम हो। तो ये आखिरी कदम है स्वामित्व खरीदना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों को खरीदना जो अपने आप मूल्य पैदा करते हैं। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसके मालिकों यानी शेयर धारकों को फायदा होता है। हाँ। तनख्वाह से परेशान होता है। वहीं एक बिजनेस का मालिक अपनी बढ़ी हुई कीमतों से शांत महसूस करता है, क्योंकि वो सिस्टम का मालिक है। एग्जैक्टली। स्वामित्व आपको अर्थव्यवस्था से अपने आप मूल्य निकालने का अधिकार देता है। इस सोर्स में एक बहुत ही साफ स्वामित्व स्टैक भी बताया गया है, जो सबसे सुरक्षित से सबसे शक्तिशाली की ओर जाता है। इसे थोड़ा समझा सकती हैं? हाँ, ये एक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है। सबसे नीचे और सबसे सुरक्षित है ब्रॉड इंडेक्स फंड। ये ऐसा है जैसे आप किसी एक खिलाड़ी पर दांव लगाने के बजाय पूरी टीम को ही खरीद लें। यानी पूरी अर्थव्यवस्था की तरक्की में हिस्सेदार बनना। बिल्कुल, ये सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है। ठीक है, ये तो समझ आया। अगला क्या है? दूसरा है कैश फ्लो वाली रियल एस्टेट, यानी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिससे किराया आता हो। ये आपको मुद्रास्फीति से बचाता है और बैंक के लोन यानी लीवरेज का इस्तेमाल करने का मौका देता है। लेकिन इसमें हिसाब किताब बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। हाँ। तीसरा है किसी प्राइवेट व्यवसाय में इक्विटी। अब आप पूरी अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि किसी एक खास कैश फ्लो मशीन पर दांव लगा रहे हैं। इसमें जोखिम ज्यादा है तो फायदे की गुंजाइश भी ज्यादा है। और सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली है एक पूरा व्यवसाय खरीदना। ये स्वामित्व का सबसे मजबूत रूप है, क्योंकि ये आपको पूरा नियंत्रण, सारा कैश फ्लो और अपनी कीमतें तय करने की पूरी आजादी देता है। लेकिन जाहिर है ये सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम भी है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य बात यह है कि लक्ष्य इनमें से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि समय के साथ इन सभी का एक मिलाजुला पोर्टफोलियो बनाना है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें, तो अमीर बनना किसी एक जादुई निवेश को खोजने जैसा नहीं है। ये एक सिस्टम बनाने जैसा है, जहां हर कदम अगले कदम के लिए रास्ता आसान बनाता है। बिल्कुल। लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे पैसा बनाने से पहले उसे गुणा करने की कोशिश करते हैं। एकदम सही। वे सरप्लस बनाने से पहले स्वामित्व खरीदने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वे कभी उस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये ढांचा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सिस्टम बनाने की सोच के बारे में है। ये एक स्वाभाविक प्रगति है। पहले आप अपना समय बेचते हैं, फिर आप एक हुनर बेचते हैं, फिर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना काम करे, और आखिर में आप दूसरे लोगों के बनाए हुए सिस्टम्स में हिस्सेदारी खरीदते हैं। ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। इस 5 कदमों की सीढ़ी को देखते हुए किसी के लिए भी ईमानदारी से खुद से ये पूछने वाली बात है, कोई व्यक्ति अभी कहाँ खड़ा है? क्या वो अभी भी समय के लिए संघर्ष कर रहा है या एक कौशल बना रहा है? क्या वो प्रतिभाशाली होकर भी अनदेखा है
या एक कैश फ्लो मशीन बनाने की प्रक्रिया में है, या फिर वो उस मुकाम पर है जहां उसका पैसा उसके बिना भी बढ़ रहा है। और सबसे जरूरी सवाल, उसका अगला सिर्फ एक सही कदम क्या होना चाहिए।